हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल, खास हिंदी मीडियम हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, इस बार जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आधा पेपर 30 मार्क्स का, क्लास 10th साइंस का 30 मार्क्स का 1 मार्क्स के आएंगे, जिसमें MCQs होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और 1 वर्ड आंसर होंगे। इसके अलावा 30 मार्क्स का अलग से पेपर 1 होगा, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से होंगे। तो कोशिश ये है स्टूडेंट्स कि जिस चैप्टर से जितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है उस तरह के क्वेश्चंस की ही हम तैयारी करें। तो जैसे दिसंबर जनवरी के सिलेबस में हमारा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन, वैसे जो सैम्पल पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन है और वैसे मेंशन जो है 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आएंगे। बहुत आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो इसके थोड़ा बेसिक बता के 10 से 15 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर से पिछले सालों में आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें पता लग सके भी क्वेश्चन कैसे आते हैं और उस तरह की हमारी तैयारी हो जाए। तो ऊर्जा के स्रोत, सबसे पहले बच्चों आपको ईंधन के बारे में पढ़ना है। इसमें आदर्श ईंधन क्या है। पिछले सालों में जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता था तो उसमें हमें बेनिफिट मिलता था, सिंपल सा क्वेश्चन, आदर्श ईंधन क्या है। लेकिन अभी हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि धुआं ना करे, सबसे बढ़िया कंडीशन प्रदूषण ना करे, ये हमारा आदर्श ईंधन का स्रोत होना चाहिए। आदर्श ईंधन कहेंगे हम। प्रदूषण ना करे, राख ना छोड़े, सस्ता हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान हो, ढुलाई आसान हो। दूसरी बात बच्चों, जो नोट्स हैं, 2 तरह के नोट्स बनाए हैं मैंने। एक तो जो क्लास के क्वेश्चंस हैं चैप्टर के वो अलग से हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, और 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन अलग से 15 क्वेश्चन बनाए हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जो नेक्स्ट ईंधन के बाद जो क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं हमारे पास, वो आते हैं कि परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो उनके बारे में बेसिक थोड़ा सा जान लो कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं और गैर परंपरागत कौन से हैं, जिससे कि सारा चैप्टर आपको क्लियर हो सके। थोड़ा बेसिक करवा रहा हूँ पहले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे बच्चों पेट्रोल, डीजल, कोयला, गोबर, लकड़ी, ये हम पुराने ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इनको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। लकड़ी, गोबर, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे के भी पूछेगा, इनमें से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो वो आपको ढूंढना होगा। यानी ये बातें अच्छे ढंग से क्लियर होनी चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, गैर परंपरागत यानी कि जो हाल ही के दिनों में, परंपरागत यानी पुराना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो हाल ही के दिनों में इस्तेमाल करने हमने शुरू किए हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे पवन ऊर्जा, जो पवन चक्की से प्राप्त कर रहे हैं हम, पवन ऊर्जा, बायोगैस, गोबर ऊर्जा, गोबर ऊपर लिखोगे, गोबर के उपले जलाते हैं जो, लेकिन जो बायोगैस है वो हमारा गैर परंपरागत है, कि हम गोबर से गैस बनाकर, बायोगैस बनाकर इस्तेमाल करना अभी हाल ही के सालों में शुरू हुआ है। सौर ऊर्जा, जो सोलर प्लेट है या सोलर हीटर है, तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है। आज हाल ही के दिनों में हमने सोलर प्लेट्स बनाई हैं इनका इस्तेमाल करने के लिए। जल विद्युत ऊर्जा, जो डैम बना के हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी जल विद्युत ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, डैम बना के। और
नाभिकीय ऊर्जा, ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब में नाभिकीय ऊर्जा बहुत कई जगह आ जाता है बच्चों। नाभिकीय ऊर्जा, जो दूसरा दिमाग में बात होनी चाहिए वो ये कि भाई नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। नवीकरणीय यानी कि जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, नवीकरणीय बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा के स्रोत, रीयूजेबल ऊर्जा के स्रोत। तो जो पवन ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, इनका हम बार बार इस्तेमाल कर पा रहे हैं, समाप्त नहीं होने वाले ये आसानी से, ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। सिर्फ एक ही उदाहरण अंतर में आएगा, वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत तो है परंतु नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि एक बार यूरेनियम का नाभिक विखंडित हो गया तो उसको दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, तो ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आते हैं। जो डैम वाला स्रोत है, जल विद्युत ऊर्जा भी नवीकरणीय है। उसके बाद अनवीकरणीय, जिनको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते। अनवीकरणीय, लकड़ी इस्तेमाल कर ली, राख बन गई, ख़त्म। पेट्रोल, डीजल, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा भी इसी में आएगी। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा भी हमारी समाप्य है, जो समाप्य है या अनवीकरणीय है। एक होते हैं अक्षय ऊर्जा के स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होंगे, और एक होते हैं समाप्य ऊर्जा के स्रोत। अक्षय यानी जो कभी समाप्त नहीं होंगे निकट भविष्य में। समाप्य यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि हमारे समाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें अंतर अच्छे ढंग से आना चाहिए। आप देखोगे कि प्रश्न बार बार इस तरह के प्रश्न ऑप्शन में डाल के ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, इस पाठ के मुख्य बिंदु मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता जाता हूँ। शुरुआत हमने करनी है जीवाश्म ईंधन से। जीवाश्म ईंधन जो है हमारे बच्चों कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये लाखों साल पहले जीवों के किसी तली में दबने से इनका निर्माण हुआ। मीथेन गैस, ये सारे हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, जीवों के अंश से बने हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये समाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और अनवीकरणीय हैं। इसके बाद आता है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा बच्चों हमारा, जो हम डैम, पानी को डैम बना के बनाते हैं, उसको हम जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। पानी की स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल गतिज ऊर्जा में बदलने में करते हैं। यहाँ डैम बना के काफ़ी सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं और ऊंचाई से गिराते हैं टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन के पंखों पर पड़ता है तो टरबाइन के पंख घूमते हैं और बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्लियर होना चाहिए। नुकसान भी है, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जीव जगत, वहाँ के लोगों को हटाना पड़ता है। भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध इसके उदाहरण हैं हिमाचल में। इसके बाद आती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पे 2 मिनट लगा रहा हूँ मैं अलग से, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के कई क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पवन ऊर्जा बच्चों, हवा के वेग से जब हम पवन चक्की लगा के टरबाइन घुमाते हैं तो ये होती है हमारी पवन चक्की। पवन चक्की का टरबाइन यहाँ लगी होती है, मशीन टरबाइन जो घूमती है तो बिजली उत्पन्न होती है। तो पवन चक्की जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी ही चाहिए इसको चलाने के लिए। दूसरी बात, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, क्योंकि
डेनमार्क में अपनी ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं क्योंकि ये अपनी बहुत सारी ऊर्जा का हिस्सा पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है, पवनों का देश। इसके बाद आता है, डेनमार्क के बाद भारत में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सबसे बड़ा पवन चक्की फार्म है। यहाँ लगभग 380 मेगावाट जो अपनी बिजली है ये प्राप्त करते हैं हम पवन ऊर्जा से। एक सस्ता प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है, परंतु जहाँ मैदानी इलाके जहाँ हवा नहीं चलती सारे साल, तो ये ऊर्जा का स्रोत इतने काम नहीं आ पाता। इसका रखरखाव काफ़ी महंगा है, और परंतु फिर भी पवन फार्म बड़े बड़े लगाए जाते हैं ताकि हम बिना प्रदूषण के विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इसके बाद आती है सौर ऊर्जा, बायोगैस। बायोगैस जो है बच्चों, गोबर को पानी में मिला के जो कीचड़ या करदम बनाया जाता है उसको सलरी कहते हैं, सलरी या करदम। इसमें क्या दो चीज़ें मिलाई हैं आपने, इसके अलावा आप कोई भी पत्ती, छिलके, कुछ भी मिलाया जा सकता है, उसको हम स्लरी या करदम कहते हैं, पानी प्लस गोबर। इसका अवायवीय श्वसन करवाया जाता है, यानी कि बिना हवा के इसको एक संपाचक, एक बिना हवा के संपर्क में रखा जाता है। एक तरफ से तो इसका इनलेट है, एक तरफ से आउटलेट है। तो ये गोबर प्लस पानी दो चीज़ें इसमें हमने रखी हैं। 15 दिन तक इसको बिना हवा के सड़ने गड़ने देते हैं, और इसमें जो गैस उत्पन्न होती है बायोगैस कहते हैं उसको, जैव मात्रा या बायोगैस। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और जैव गैस में बायो मात्रा, जैव मात्रा नहीं है, ये जैव गैस है, बायोगैस। इसके अलावा इसमें जो मुख्यतः गैस उत्पन्न होती है मीथेन गैस है 75%, मीथेन गैस है इसमें 75%। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसें उत्पन्न होती हैं, लेकिन मुख्यतः गैस जो है ये काम की गैस हमारे है मार्श गैस या मीथेन गैस। तो बायोगैस संयंत्र में जो अवायवीय श्वसन होता है नाइट्रोजन के, उसके बाद जो बचा कुचा खाद बन जाती है 15 दिन के बाद, एक बहुत अच्छी जैव खाद, जैविक खाद हमें प्राप्त होती है, जो इस्तेमाल की जा सकती है खेतों में, फ्री की खाद, बहुत बढ़िया खाद। इसके बाद आता है बच्चों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसमें हमारे पास है सोलर कुकर, सोलर हीटर। सोलर हीटर बच्चों जो पानी गर्म करने के काम आता है, भोजन गर्म करने के काम आता है, दैट इज सोलर हीटर। ये सिर्फ गर्म करता है भोजन को। एक डब्बा सा होता है, हम अंदर से ब्लैक किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किरणें ये शोषित कर सके। एक दर्पण लगा दिया जाता है ताकि प्रकाश टकरा के यहाँ पे आ जाए, और ऊपर से एक गिलास रख दिया जाता है ताकि अंदर की ऊर्जा अंदर ही सीमित रहे। सोलर हीटर। सोलर हीटर के बाद जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है सोलर कुकर। सोलर कुकर में थोड़ा सा अंतर है, हमने इसमें अवतल दर्पण ले लिया है। सोलर कुकर में ये एक प्रश्न है हमारा अभ्यास का कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण, हालांकि सोलर हीटर में तो समतल दर्पण इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोलर कुकर में जो इस्तेमाल करना है वो है अवतल दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। टकरा के प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर इकट्ठी होती जाएंगी, और वहाँ पर हम अपना कुकर रख देंगे। इसमें दाल उबाल सकते हैं, चावल उबाल सकते हैं, खाना नहीं बना सकते, फिर भी सोलर कुकर में हम अच्छे ढंग से 2-3 घंटों में चावल उबाल सकते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा सोलर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है वो है सोलर प्लेट या सोलर बैटरी।
सोलर बैटरी सबने देखी है, सोलर प्लेट या सोलर प्लेट ज़्यादा सही शब्द है। आजकल सरकार अच्छी सब्सिडी दे रही है, खेतों में लगाएं ताकि जो पंप से पानी उठाना, ना डीजल जलाने की ज़रूरत पड़ेगी ना बिजली की, सीधा बड़ी सारी सोलर प्लेट नलकूप के पास, ट्यूबवेल के पास रखें और इसकी बिजली का इस्तेमाल करें। सोलर प्लेट में जो मुख्यतः पदार्थ का इस्तेमाल होता है वो है सिलिकॉन। ये ध्यान रखने वाली बात है, सिलिकॉन एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ जो सोलर प्लेट बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चांदी की कनेक्शन बनाने के लिए चांदी की पतली पतली परतों का उपयोग होता है, लेकिन मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन नामक पदार्थ का उपयोग मुख्यतः सोलर प्लेट बनाने में होता है। इसके बाद आता है हमारे पास भूतापीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो बच्चों ऐसे लग रहा है लेक्चर बड़ा हो जाएगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मैं बाद में ही करवाऊंगा, वो अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज अगला हम पढ़ रहे हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा बच्चों, गर्म पानी के चश्मे आपने सुने होंगे, सोहना में है, पृथ्वी अंदर से अभी भी पिघली अवस्था में गर्म है। तो कहीं कहीं पर भूतापीय ऊर्जा जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लावा के रूप में नज़दीक आ जाती है। ज्वालामुखी देखें आपने, वहाँ से पानी के फव्वारे निकलते हैं भाप बन के, कई जगहें ऐसी होती हैं। तो उस पानी की भाप का उपयोग हम स्टीम का उपयोग कर सकते हैं बिजली उत्पादन में, टरबाइन घुमाने में। तो भूतापीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद आता है सागर से कई तरीके से प्राप्त करते हैं आप ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा। सागरीय ऊर्जा 3 प्रकार की है हमारे पास। ज्वार भाटा, ज्वार का आधा है ज्वार भाटा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं। इन ऊपर उठती लहरों के गति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं विद्युत के उत्पादन में, बिजली उत्पादन में। दूसरा तरंग ऊर्जा। बच्चों समुद्र के पास काफ़ी हवाएं चलती हैं तेज। इन तेज हवाओं का जो है घर्षण के कारण समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और इस गति का इस्तेमाल टरबाइन घुमाने में कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारी तरंग ऊर्जा। तीसरी है सागरीय तापीय ऊर्जा। बच्चों समुद्र का उपरला सतह और नीचे 2-3 किलोमीटर गहराई में तापमान का अंतर बहुत होता है। तो हम पाइप्स लगा के उनमें नाइट्रोजन जैसी कई हल्की गैसें भरी जाती हैं, अमोनिया गैस भरी जाती है जो हल्के होकर आसानी से ऊपर उठती है तापमान के अंतर के कारण। अंदर समुद्र दिन के समय अधिक ठंडा रहेगा, रात गर्म होगा, तो गैसें प्रसार करेंगी। इस प्रसार का फैलाव का हम फ़ायदा उठा सकते हैं विद्युत बनाने में। तो सागरीय ऊर्जा ज्वार भाटा कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य जब ख़त्म होएगा तभी ये ख़त्म होगी। तरंग ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा नवीकरणीय है, बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। हमें ढूंढने किस लिए हैं बच्चों? क्योंकि हमारे पेट्रोल डीजल कोयला समाप्त हो रहे हैं और प्रदूषण करते हैं। समाप्त होने से पहले हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये प्रदूषण करते हैं, तो हमें प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के स्रोत ढूंढ रहे हैं। आखिरी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बच्चों गैर परंपरागत तो है परंतु अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा 2 तरह से हम इसको बताएंगे। नाभिकीय विखंडन, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर रिएक्टर आपने सुना होगा बच्चों, समुद्र किनारे कई जगह ताराकोटा जो है नाभिकीय रिएक्टर हैं हमारे। न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली उत्पादन करने के काम आते हैं। इसमें क्या होता है, यूरेनियम नामक तत्व को तोड़ा जाता है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम नामक तत्व को तोड़ा जाता है हल्के तत्वों में न्यूट्रॉन की सहायता से, और इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा निकलती है हल्के तत्व, और इसके लिए हमें सहायता करती है आइंस्टीन की एक महान समीकरण E=mc², जो ये बताती है कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो बहुत थोड़ा सा द्रव्यमान, जब 1 AMU द्रव्यमान भी ऊर्जा में बदलता है
तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, ऊर्जा में बदल जाता है। आइंस्टीन की इक्वेशन में ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है। और सी लाइट की स्पीड है। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है बच्चों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। आखिरकार सूरज में इतनी एनर्जी ऊर्जा कहाँ से आई गर्माहट? तो वहाँ हो रहा है नाभिकीय संलयन, यानी कि उसमें नाभिक जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन से जुड़ के बना रहे हैं हीलियम प्लस न्यूट्रॉन, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। आखिरकार ऊर्जा मुक्त क्यों हो रही है? फिर मैं बताऊंगा E=mc² कि इनका द्रव्यमान ज़्यादा है, इनका द्रव्यमान कम है। जो द्रव्यमान गायब हो गया वो ऊर्जा में बदल गया। लाखों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद सूरज की सारी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, तब सूरज का अलग रूप हो जाएगा। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा ही है, नाभिकीय संलयन है। तो स्टूडेंट्स सारे देखते हैं, कोशिश करते हैं, रिवाइज होता है तो 2 मिनट में सारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं सारा चैप्टर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल। गैर परंपरागत पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। दूसरे नंबर में हमने पढ़ा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इसके काफ़ी काम आएंगे आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन हल करने में। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला। चौथा पेज आ गया हमारा पवन ऊर्जा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चाहिए। गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। छठे पेज में हमने चर्चा की बायोगैस की। स्लरी क्या होती है? कर्दम, कीचड़, पानी प्लस गोबर। जो इसमें गैस कौन सी उत्पन्न हो रही है? मीथेन गैस। मुख्यतः गैस जो हो रही है उत्पन्न, मीथेन गैस उत्पन्न हो रही है। सौर ऊर्जा, सोलर हीटर। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण इस्तेमाल हो रहा है? अवतल। बच्चों जितना पार्ट मैंने 15 मिनट में करवाया है, इसके बाद कोई प्रश्न हो आप हल कर पाओगे। सोलर प्लेट में कौन सा इस्तेमाल होता है तत्व? सिलिकॉन। मुख्यतः सोलर प्लेट बनाने के लिए। भूतापीय ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कब आते हैं? अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तरंग ऊर्जा, हवा का घर्षण। सागरीय तापीय ऊर्जा। तो इस तरीके से बच्चों अगला लेक्चर जो होगा हमारा नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसके पाठ के एक एक नंबर के क्वेश्चन करवाएंगे इत्मीनान से 10-1 मिनट में, और एक टेस्ट भी दे देंगे आपको। तो ठीक है बच्चों, काफ़ी बड़ा हो गया लेक्चर, जुड़े रहें साइंस।